Most Honorable Pandurangi ji, all the acharyas and dignitaries, friends present in this hall. Indeed, this lecture is long due. Last year, when I came to participate in events of Purna Pramati, I met Pandurangi ji. When I was delivering a discourse, in between he came, and after the discourse, he asked me to deliver a lecture focusing on the idea of hierarchy and society. After that, 2 or 3 times conversations were made between me and Professor Pandurangi ji to deliver a lecture online. But due to some unavoidable circumstances, even I accepted, and almost I fixed a date, but I couldn't. To compensate this letharginess from my side, when this lecture was fixed to deliver today offline, I tried to develop a complete paper on this. And I was asked from Pandurangi to deliver this lecture predominantly in English. It is not very difficult to give a lecture in English, but it is unnatural or swabhavik to give a lecture in English on such a topic which is related very much with our tradition and culture. But due to technical reasons, I think it is necessary to deliver this lecture in English. But in beginning, I have been informed that all of you are capable to understand Hindi. Therefore, in beginning, for a very little span of time, within 4 or 5 minutes, I would like to give a summary of my lecture first, and then I will deliver the structured lecture which is present in the form of this paper. अब जिस तरीके से मेरे बारे में बताया गया कि मैं कोई भारतीय और पाश्चात्य राजदर्शन का बहुत आधिकारिक विद्वान हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पढ़ने पढ़ाने के क्रम में अपने शिक्षकों के संसर्ग से कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि इन दोनों दृष्टियों को साथ समझकर चला जाए, ये समय की मांग है। और उसका कारण ये है कि भारतवर्ष का जो पिछले 1000 वर्षों का इतिहास रहा है, उस इतिहास में जो मुस्लिम काल का इतिहास रहा है, उसने ऊपर से तो हमारी बहुत सांस्कृतिक क्षति की, लेकिन उसने हमारी विचार दृष्टि को कोई बदलने का प्रयास नहीं किया और उनके प्रभाव से हमारी कोई विचार दृष्टि बदली भी नहीं। लेकिन लगभग 200 वर्षों का ये जो ब्रिटिश शासन काल रहा, उसकी वजह से हमारी विचार दृष्टि निर्णायक रूप से बदली। और उनके आगमन के बाद से ऐसा लगा कि हमारे जो जीवन के मान बिंदु हैं, हमारे जो जीवन के आदर्श हैं, धर्म और परंपरा के जो मूल्य और मान्यताएं हैं, जिसके आधार पर ये सनातन सभ्यता अनंत काल से चल रही है, उन बिंदुओं, उन सिद्धांतों को लेकर के हमारे मन में एक संदेह और एक दुविधा का भाव उत्पन्न होता है। बल्कि ये कहिए कि हम लोग एक हीन भावना से, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। और इस देश की स्वाधीनता की जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें हमको एक राजनीतिक स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन जिस समय हमको यह राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई, उस समय भी ये देखा गया कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने मार्ग को लेकर के हम लोग दुविधाग्रस्त हैं। हमको किधर जाना है? हमारे दैनंदिन आचरण में, हमारे बोलचाल में, हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में वो दुविधा हमको निरंतर झलकती रहती है। कई बार हमको उस दुविधा का एहसास भी नहीं होता, लेकिन जो पहचानने वाले लोग हैं उस दुविधा को देखते हैं। और उसी दुविधा को देखने का काम भारतवर्ष में कुछ ऐसे विचारकों ने किया कि जिनके सहारे, जिनके अध्ययन के सहारे हम लोगों को इस संकट को सामने रखना है और इससे निकलने का कोई मार्ग बनाने का प्रयास करना है। उसमें आप महात्मा गांधी और उनकी कृति हिंदू स्वराज को भी ले सकते हैं। आप इस संदर्भ में आनंद कुमार स्वामी और उनकी कला शास्त्री, तत्वशास्त्री और समाजार्थिक विषयों पर लिखी गई रचनाओं को भी ले सकते हैं।
आप इस क्रम में श्री अरविंद को भी समझ सकते हैं, विशेष रूप से उनकी पुस्तक द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर को। आप इसी क्रम में विशेष रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के 1916 और 17 के आसपास जो राष्ट्रवाद के ऊपर उनके भाषण हैं उनको ले सकते हैं। आप कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का एक जो पैम्फलेट है स्वराज इन आइडियाज, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, जिसको एक प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए दिया था। ये जो हमारे सामने प्रश्न है, ये जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है और ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, इनके बीच में देश कालानुसार कितना एमलगमेशन हो सकता है, उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, जिससे हमको आगे बढ़ने का एक मार्ग भी मिल सके, लेकिन हमारी परंपरा भी सुरक्षित रहे। इसके लिए हमको कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के उस लेख का भी अवलोकन करना चाहिए। हमको बद्री शाह की उस पुस्तक दैशिक शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए, जिसका अध्ययन पिछले 1 वर्ष से पूर्ण प्रमति में एक अध्ययन समूह कर रहा है। दैशिक शास्त्र के बारे में महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि यदि आपको गीता और उपनिषदों को राजनीति की भाषा में समझना है तो आपको दैशिक शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, आप उसको भी समझ सकते हैं। साथ में हम लोग अपनी जो विद्वत परंपरा है, विशेष रूप से मैं काशी क्षेत्र से हूं, वहां जो एक आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा रही है, उसका भी हमको अवलंबन लेना होगा। इस शास्त्र परंपरा को समझते हुए, हमारे लोक जीवन की व्यवस्था को समझते हुए, जिन लोगों ने शास्त्र और लोक के बीच में एक सेतु पुरुष का काम किया है, ऐसे लोगों के साहित्य से भी हम लोग कुछ प्रकाश पा सकते हैं, जिसमें हम लोग आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी या वासुदेव शरण अग्रवाल जी को शामिल कर सकते हैं। और भारत के बाहर भी ऐसे बहुत से लोग रहे हैं, जिसमें आनंद कुमार स्वामी का नाम है, जिसमें आप रेने गेनो जो एक फ्रांसीसी विचारक और दार्शनिक है, आप उसको ले सकते हैं। आप सिमोन वील, फ्रिजुप श्वान, सैयद हुसैन नस्र, मार्टिन लिंक्स, विटाल पेरी, इस तरीके के ऐसे बहुत सारे परंपरानिष्ठ विचारक हैं, जिन्होंने स्वयं आधुनिक सभ्यता की जो विसंगतियां हैं, जो यूरोप से ही आई, उनकी विसंगतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं आपको केवल संकेत में यह बताना चाहता हूं कि जो समस्या हमारे सामने है, उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए हमको सेतु पुरुषों की आवश्यकता है। सेतु पुरुष का तात्पर्य है कि जिनको शास्त्रीय ग्रंथों का या शास्त्रीय परंपरा का प्रकाश भी प्राप्त हो और जिनको आधुनिक समय की संगतियों और विसंगतियों को पहचानने की अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हो। ये लोग हमारे ज्यादा मदद के हो सकते हैं। जो मेरी चिंता है, उस चिंता को लेकर आप लोग परंपरा बीज रक्षा के लिए शास्त्र की परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, आप लोग प्रणम्य हैं, स्तुत्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चुनौती हमारे सामने है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक छोटा सा एनेक्डोट सुना करके मैं सीधे अपने विषय पर आता हूं। बौद्धों का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो में एक कथा ये आती है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन से यूनानी सेनापति मिनियांडर एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ये है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को बने रहने के लिए, उसको उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। मिनियांडर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य नागसेन कहते हैं कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उसको उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए, उसको संपोषित करने के लिए, उसका संपोषण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए और उसका संप्रेषण करने के लिए, तो आगे भी बढ़ती रहे, 3 चीजें आवश्यक है। एक तो उस परंपरा की एक सुदीर्घ और अविच्छिन्न ज्ञान परंपरा। There should be a perennial and undisrupted tradition of knowledge of that particular civilization or culture. एक अविच्छिन्न और सुदीर्घ ज्ञान परंपरा वो हमारे पास है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उस ज्ञान परंपरा के ऊपर कालवशात अगर कुछ आक्षेप होते हैं, जो आक्षेप इस समय बहुत तेजी से हो रहे हैं, चतुर्दिक हो रहे हैं, तो उन आक्षेपों का प्रत्युत्तर देने के लिए समर्थ आचार्य हमारे पास होने चाहिए। जो भारत की जो सनातन परंपरा, इस सनातन परंपरा के ऊपर इस समय चतुर्दिक प्रहार हो रहे हैं। तरह तरह की जो विचारधाराएं हैं, जिन आइडियोलॉजीज की आपने चर्चा की,
वो सारी आइडियोलॉजी जिस समय हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। जो भारतीय विश्वविद्यालयों का जो विद्या विमर्श का जगत है, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जिसमें सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, समाज विज्ञानों में, सोशल साइंसेस में, ह्यूमैनिटीज में, वो जितने आपकी आइडियोलॉजीज पढ़ाई जा रही हैं, जो आधुनिक पश्चिम या जो विकृत पश्चिम है उससे आई हैं, वो सभी हमारे लिए इस समय चुनौती बनी हुई है। वो उदारवाद हो या उदारवाद के अन्य संस्करण, लिबरलिज्म के जो अन्य संस्करण है, लिबर्टेरियनिज्म हो या न्यू लिबरलिज्म हो, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म या उसके जो अलग अलग एडिशंस हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न मार्क्सिज्म हो या फेमिनिज्म हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो, इन्वायरमेंटलिज्म हो, कॉलोनियलिज्म हो, डीकॉलोनियलिज्म हो, मॉडर्न नेशनलिज्म हो, सबाल्टर्निज्म हो, ये जितने प्रकार के इज्म्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये सभी आजकल भारतीय विश्वविद्यालयों में सब यही पढ़ाए जा रहे हैं। और स्वयं पश्चिम के विचारकों ने इस बारे में लिखा है, विशेष रूप से हम लोगों को द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इस किताब को देखना चाहिए। और इस किताब के लेखक इस बात को कहते हैं कि पश्चिम की सभ्यता भी जब अपने मूल सिद्धांतों से च्युत होती है, जब उसके दूर होती है, जब उसकी डिसेंटरिंग होती है, तो इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य यह है कि जितनी विचारधाराएं भारतीय विद्या जगत को आच्छादित किए हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन कही जा रही है, वो सभी मनुष्य और मनुष्य के समाज के बारे में या तो विकृत या भ्रमित या आधी अधूरी मान्यताओं से ग्रसित है। इसलिए इनकी समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। ओस्वाल्ड स्पेंगलर की वो किताब है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसको हम लोगों को देखना चाहिए। खुद ये बातें वही लोग कहते हैं। तो ये हमारे सामने चुनौती, हमारी ज्ञान परंपरा के ऊपर चतुर्दिक आघात हो रहे हैं। उन चतुर्दिक आघातों की प्रकृति को समझते हुए, उसके पूर्व पक्ष को समझते हुए, हमें अपनी परंपरा के प्रकाश के माध्यम से उनका प्रतिवाद करने की आवश्यकता है। और तीसरा, नागसेन ने कहा कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, संपोषित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए और उसको आगे संप्रेषित करने के लिए उसके मठ और मंदिरों का सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। यानी जो आपके विद्या प्रतिष्ठान हैं और जो आपके संस्कृति प्रतिष्ठान हैं, वो दोनों सुरक्षित रहने चाहिए। हम लोग उत्तर भारत से आते हैं तो हम लोगों को एक कंट्रास्ट काफी दिखाई देता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या फर्क है। और आप लोगों के समाज में यदि इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता बची हुई है, तो उसका कारण यह है कि आप लोगों के परिवार, आप लोगों की शिक्षण संस्थाएं और आप लोगों के मठों और मंदिरों के बीच में एक अंतरंग संबंध विद्यमान है। ये संबंध उत्तर भारत में लगभग समाप्त हो चुका है। इसलिए उत्तर भारत के समाज में आपको इतनी विद्रूपताएं, इतने विपर्यय और इतनी अनुशासनहीनता दिखाई देती है। तो तीन चीजें आवश्यक हैं कि आपके पास एक सुदीर्घ और अविच्छिन्न ज्ञान परंपरा हो, उसके ऊपर कोई आघात हो तो उस आघात का प्रतिवाद करने वाले समर्थ आचार्य आपके पास हो, और आपके मठ और मंदिर यानी जो आपके सांस्कृतिक और विद्या प्रतिष्ठान है वो सुरक्षित है। ये जो दूसरी चुनौती है कि हमारी ज्ञान परंपरा के ऊपर जो आघात हो रहे हैं, उनका हम कैसे प्रतिवाद करें, ये एक प्रकार से हम लोगों का ऋषि ऋण है। हमारे 3 ऋणों में से जिस ऋषि ऋण को उतारना, ये हमारा दायित्व है। तो इसी प्रकार के एक प्रश्न को लेकर के, जिसको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है, आज के मैंने इस प्रस्तुतिकरण को आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश की है। जो टाइटल है मेरे प्रस्तुतिकरण का वो है एक्सप्लोरिंग हायरार्की, सोसाइटी एंड पॉलिटी थ्रू इंडियन व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी। जो भारतीय सृष्टि मीमांसा का सिद्धांत है, उसके माध्यम से हम हायरार्की यानी जो पद सोपान क्रम है, जो समाज की संरचना है और जो राजनीति की व्यवस्था है, इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने आपसे कहा कि इस प्रकार की मेरी ट्रेनिंग है, उसमें बहुत सी चीजें हमारी अपनी परंपरा से भी आएंगी और बहुत सारे ऐसे विचारकों का भी उल्लेख होगा जिन्होंने भारतीय परंपरा को समकालीन संदर्भों में एक विलक्षण अंतर्दृष्टि के साथ समझने की चेष्टा की है। तो उसी संदर्भ में मैं अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एक कोट है, इन द नेचर ऑफ थिंग्स नो अनलिमिटेड डेवलपमेंट इज पॉसिबल। द वर्ड कॉस्मोस, the Greek is KOSMOS,
rests upon measure and equilibrium, hence geometrical equality. The principle we follow, or each and every tradition follows, is the principle of geometrical equality, not arithmetical equality. And it is the same in the city. What is true for the cosmos is the true for the city. All ambition is excess. What the ambitious man totally forgets is the idea of ratio or proportion. One of the central concerns of the traditional Indian worldview is the totality of man's existence, for which a proper balance between different faculties of man, appetites, intelligence, and spiritual life is necessary. In addition, the traditional Indian worldview does not see the achievement of this balance by treating each of these faculties as equal. It views their relationship to be best organized in a hierarchical manner, with the soul located at the apex of the hierarchy and guiding, regulating, and controlling both intelligence and appetites. It is only on this basis that man can qualify himself for attaining sarvata or wholeness. This, however, requires certain other conditions to be fulfilled. Traditional Indian idea of cosmology recognizes that man is neither self-complete nor a self-defining subject as he is treated in modern times. Man, in the traditional perspective, is a member of a larger cosmic order. This larger order, represented in the Vedic cosmology as 7 lokas, saptalok, realms or spheres, symbolizes the vivarta or transformation of the unknown. And each of these lokas signifies a particular ensemble of possibilities appearing in the process of creation, which finally end up jiva or embodied beings. Man is an integral part of this larger order, which exceeds him in quality as well as quantity. The spheres which encompass the earth represent levels of conscious energy and purpose which surround the earth, much as physiological function of an organ. The theory of cosmology and sociology represents the first stage of the answering moment of ontological question, who am I? This who am I or ko aham is the fundamental question of our tradition. प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति की कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं, बावजूद इसके कि ऊपर से उनमें बहुत सारी समानता दिखाई देती है। बहुत सारी सभ्यताएं एक साथ रहती हैं तो हमारे दैनंदिन जीवन में जो हमारे उपयोग की वस्तुएं होती हैं उसमें हमको समानता दिखाई देती है, लेकिन संस्कृतियों का वैशिष्ट्य उनके कोर में निहित होता है, उनके केंद्र में निहित होता है। आचार्य गोविंद चंद पांडे इस बात को कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसका जो केंद्रीय लक्षण है वो एक जिज्ञासा मूलक सभ्यता होने में है, वो एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन, और वो इंक्वायरी आत्मबोध की इंक्वायरी है, इंक्वायरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। द क्वेश्चन ऑफ हु एम आई इज द सेंट्रल क्वेश्चन और कंसर्न ऑफ आवर कल्चर। इसी आत्मबोध की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हमारे यहाँ समूची वांगमय परंपरा है। हमारे यहाँ एक बहुत ही व्यवस्थित तत्वशास्त्र या मेटाफिजिक्स है। हमारे यहाँ एक रित की व्यवस्था है जो आगे चल करके धर्म कहलाया, और आज की भाषा में बात करें तो उसी धर्म का सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ संस्कृति है और उसी धर्म का हार्डवेयर हमारे यहाँ सभ्यता है। इस पूरी व्यवस्था को शास्त्रीय पद्धति से हमारे सामने लाने के लिए हमारा वैदिक वांग्मय है, हमारे संहिता ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। उनको ठीक प्रकार से समझने के लिए षड दर्शन हैं, षड दर्शनों का ठीक प्रकार से अर्थ लगाने के लिए षडांग हैं। इस वैदिक वांग्मय को जन सामान्य को सुलभ कराने की दृष्टि से हमारे यहाँ पुराण है। इस प्रकार के वैदिक शास्त्रमय परंपरा का जीवन हमारे अंदर अनुस्यूत हो, इसके लिए हमको सुपात्र बनाने के लिए हमारे यहाँ स्मृतियां हैं, और फिर इसको और विस्तार देने के लिए हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, हमारे यहाँ कालिदास हैं, और इनमें जुड़े हुए जो अन्यान्य विषय हैं उन अन्यान्य विषयों पर हमारे यहाँ निरंतर एक सुदीर्घ परंपरा रही है आचार्यों की। आप उसमें मम्मट और कैयट को रख सकते हैं, आप उसमें आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त को रख सकते हैं, आप उसमें भारवी, भवभूति, भर्तृहरि इत्यादि को रख सकते हैं, और ये परंपरा तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है।
इस प्रकार की ज्ञान राशि को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ एक विशिष्ट लक्षणों से युक्त समाज है। हमारा समाज कोई भीड़ का एग्रीगेशन नहीं है, वो विशिष्ट लक्षणों से युक्त समाज है। उसका आधार पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है, उसका आधार त्रिगुण का सिद्धांत है, उस त्रिगुण के आधार पर चातुर्वर्ण है, चातुर्वर्ण के साथ हमारे यहाँ चतुष आश्रम है, उनके साथ हमारे यहाँ चतुष पुरुषार्थ हैं, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ ऋण त्रय है। ये कुछ मूल फंडामेंटल्स हैं जो भारतीय समाज की विशेषता को अभिलक्षित करते हैं। हमारे यहाँ जो त्रिगुण है, तो उस त्रिगुण के आधार पर जो चातुर्वर्ण है, वो कोई हिस्टोरिको सोशल प्रिंसिपल नहीं है, वो कोई सोशियो पॉलिटिकल प्रिंसिपल नहीं है, बावजूद इसके कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण और आधारभूत भूमिका है। वो एक ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, वो एक एसेंशियल रियलिटी है। वो सृष्टि के साथ उत्पन्न होने वाले गुण हैं। अभेद ब्रह्म जब भेद के रूप में प्रकट होता है तो अपने इन्हीं गुणों के साथ प्रकट होता है। जो चतुषाश्रम हमारे यहाँ हैं, उसमें मूलतः आरंभिक 2 आश्रम प्रवृत्ति प्रधान है और बाद के जो 2 आश्रम है वो निवृत्ति प्रधान है। हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में सामान्यतः प्रवृत्ति सीखते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में निवृत्ति का अभ्यास करते हैं और संन्यास आश्रम में निवृत्ति को करते हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ जीवन का विधान है वो प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ और निवृत्ति से निर्वृत्ति की तरफ जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ चतुष्पुरुषार्थ की व्यवस्था है, वो भी एक विशिष्ट व्यवस्था है। काम और अर्थ का पुरुषार्थ धर्म के निर्देश में चलता है, तब वो हमारे लिए मोक्षकामी होता है, तब वो हमारे परम लक्ष्य के लिए साधना स्वरूप होता है। और जो कुछ भी हमको इस जगत में प्राप्त हुआ है उसके लिए हमको अपने देव तत्व के प्रति, जिसकी विलक्षण विभूतियां हमको इस संसार में आने के पहले ही प्राप्त हुई हैं प्रकृति के रूप में, उसके प्रति हमको विनम्र रहना है। इसके लिए हमारे यहाँ यज्ञ याग की परंपरा है। हमको अपनी जो पारिवारिक व्यवस्था है उस पारिवारिक व्यवस्था की कितनी महत्ता है आगे चल करके हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ पितृ ऋण का विधान है। और ये जो अक्षय ज्ञान परंपरा हमको प्राप्त हुई, संसार में आने के बाद अपने लिए सारा ज्ञान हम लोगों ने स्वयं नहीं उत्पन्न किया। दिस ऑल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, दिस ऑल यूनिफाइड नॉलेज इज ऑलरेडी एंड ऑलवेज गिवन टू अस। और इसके लिए हमको अपनी ऋषि परंपरा के प्रति ऋणग्रस्त का भाव रखना है। ऐसे समाज का पोषण करने के लिए हमारे यहाँ विशिष्ट कलाओं और विशिष्ट कुलवृत्ति से संपन्न एक आर्थिक व्यवस्था है। वो भी एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक व्यवस्था, उसके विशेष प्रकार का लक्षण है। वो कोई आजकल की कारपोरेट कल्चर नहीं है, वो कोई आजकल के मल्टीनेशनल कल्चर नहीं है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। और इसलिए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि भारतवर्ष में जो कला है और कला के जो साधक हैं, चाहे जिस कला के साधक हों, वो चाहे व्यापार वाणिज्य करने वाले हों, चाहे वो कृषक हों, चाहे वो चर्मकार हों, चाहे वो लौह कर्म करने वाले लोग हों, चाहे वे मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हों, चाहे वो वस्त्र बनाने वाले हों, वो सभी वस्तुतः अपनी अपनी साधना अपने अपने तरीके से कर रहे होते हैं। इसलिए कला मनुष्य का आत्मोन्नयन भी करती है, कला मनुष्य को आत्मपूर्णता भी प्रदान करती है और कला मनुष्य का आत्म परिमार्जन भी करती है। कला वस्तुतः मनुष्य को सेल्फ फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करती है, वो उसको सेल्फ अपलिफ्टमेंट भी प्रोवाइड करती है और वो उसका सेल्फ रिफाइनमेंट भी करती है। और इसीलिए कुमार स्वामी कहते हैं कि भारत में जो कला है वो वस्तुतः तत्व की रूपात्मक और रसात्मक अभिव्यक्ति है। इसीलिए हर प्रकार की कला हमारे यहाँ मान्य नहीं है। वही कला मान्य है जिस कला के माध्यम से जो तत्व दर्शन है, वो तत्व दर्शन हमको रूप या रस के रूप में प्राप्त होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था और वांग्मय परंपरा की रक्षा होती रहे, इसके लिए भारत में राजनीति की व्यवस्था है। राजनीति की भारत में औपकरणीय भूमिका है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। हर राजा का प्रथम कर्तव्य बताया गया है कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करेगा, और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के निमित्त फिर उसके अन्य दायित्व बताए गए हैं कि वो राज्य के कोष का प्रबंध करेगा, राज्य की सेना का प्रबंध करेगा, आंतरिक उपद्रव और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, गुप्तचरों की नियुक्ति करेगा और दूसरे राष्ट्रों से संबंध बनाने के लिए वो एम्बेसडर्स की नियुक्ति करेगा, राजदूतों की नियुक्ति करेगा। लेकिन जो मूल उसका कार्य है वो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा। और इसीलिए आचार्यों का कहना है कि यदि इस दृष्टि से आप देखें तो राजनीति के संचालन के लिए भारत का सबसे उपयुक्त संविधान क्या होगा? वो संविधान हमारे लिए संविधान है जिससे हमको अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बल और वेग की प्राप्ति, वो संविधान हमारा होना चाहिए।
और इसीलिए जो शिक्षा का प्रश्न हमारे यहाँ है, अभी हम लोग कल परसों इस पर बात करेंगे। भारत की दृष्टि से शिक्षा इस पूरे प्रकल्प को, आत्मबोध का प्रश्न, उसके लिए वांगमय परंपरा, उसके लिए एक विशिष्ट समाज व्यवस्था, एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था और राजनीति का ये प्रकल्प, ये सब कुछ हमारे अंदर उन्मीलित हो, इसके लिए हमारे यहाँ शिक्षा का प्रयोजन है। वस्तुतः एक पंक्ति में कहा जाए तो भारतवर्ष में शिक्षा मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है, कि आप कैसे अपने उस परम लक्ष्य को, समम बोनम को आप अचीव कर सकें, इसकी वो एक कला है। और ध्यान देने की बात यह है कि ये सारी चीजें, ये सारी मेटाफिजिक्स, ये सारी कॉस्मोलॉजी, ये सारी वांगमय परंपरा, ये सारी सोसाइटी, ये सारी पॉलिटी, ये सारी एजुकेशन, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, इन सबके बीच में एक अनन्य संबंध है, सभी परस्परावलंबित हैं। ये या तो एक साथ स्थापित होंगे या ये एक साथ विस्थापित होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे समाज तो संस्कारिक हो लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अत्याधुनिक हो, या हमारी शिक्षा व्यवस्था तो पारंपरिक हो और हमारे समाज की जो सोच है वो अत्याधुनिक हो। इन सभी की तासीर में एक रूपता होनी चाहिए, एक रसता होनी चाहिए। इसी बात को इस पूरे पेपर में विस्तार से रखने की कोशिश की गई है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका जो क्रक्स है आपके सामने रखने की चेष्टा की। The theory of cosmology and sociology represents the first stage of the answering moment of the ontological question, who am I? Since the question, being truly existential, must start with one's position in society and the cosmos. Nevertheless, the structure of the question requires that the social and the cosmic orders be transcendent without any premature rejection or renunciation. This is the normal Hindu way, and thus the whole social organization is conceived as a carefully planned instrument for the resolution of the ontological mystery. Other paths and methods, some of which circumvent the social order, are recognized and permitted, but for those and only those who have somehow already attained to the level of knowledge and consciousness that requires a less indirect, a social route as their swadharma, like Ramakrishna Paramhans or Adi Shankaracharya or Madhvacharya and so on. It is true that particular components of the cosmos can approximate the whole only in degrees. However, it is also true that the totality has no being except through the expression of these particulars, and the individual particulars have no being except by means of their mutual relation both with the totality and with other particulars that constitute the whole. It is this fitting together of different parts of the cosmos with each other as well as with the whole of the cosmos with its creator that is the basis of the traditional idea of cosmology. एक दूसरी एंटिटी का आपस में संबंध और सारी एंटिटीज का अपने निर्माता के साथ संबंध, ये मुख्य आधार है भारतीय सृष्टि मीमांसा का। एज प्लेटो पॉइंट्स आउट, और लोग भी दुनिया में इस प्रकार के हुए हैं जिन्होंने इन चीजों को अपनी अंतर्दृष्टि से देखने की कोशिश की है। एज प्लेटो पॉइंट्स आउट, द ट्रायड ऑफ लोगस, नोमस एंड टैक्सिस, रीजन, lawfulness and order, is the first principle both of the physical and the ethical world. It is this triad that constitutes beauty, truth, and morality. It appears in art, in politics, in science, and in philosophy. If regularity and order are found in a house, it will be a good and beautiful one. If it appears in a human body, we call it health or strength. If it appears in the soul, we call it temperance or sophrosyne, a Greek word, or justice. Justice, how Plato explains justice, is almost like the idea of swadharma. He explains justice as performing one's own duty according to one's own virtue. अपने सद्गुण के अनुसार अपने कर्म का निर्वाह करना, यही न्याय है। तो वहां जो न्याय का तात्पर्य है वो लगभग वही है जो हमारे यहाँ स्वधर्म का आइडिया है। The virtue of each thing, whether of an implement or of a body or again of a soul or any live creature, does not arrive by accident, but by an order of rightness or art that is apportioned to each. कुछ भी हमारे यहाँ एक्सीडेंटली नहीं होता। एक्सीडेंटली आई वॉज बॉर्न इन ए हिंदू फैमिली, ये जो जवाहरलाल नेहरू कह देते हैं अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, एक्सीडेंटली हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ एक डिवाइन डिजाइन के तहत है।
And wise men tell us that heaven and earth and gods and men are held together by communion and friendship, by orderliness, temperance, and justice. And that is the reason why they call the whole of this world by the name of order or cosmos, not of disorder or dissoluteness. जो कॉस्मस शब्द है, इसी कॉस्मस से कॉस्मेटिक भी बना है, और अगर आप कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं और उसको भी अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेटली इसमें इस्तेमाल कर लें तो आप सुंदर की जगह बंदर भी दिखाई देने लग सकते हैं. तो कॉस्मोस का मतलब ही होता है इन ट्रू रेशियो एंड ट्रू प्रोपोर्शन. The principle of this universal order appears in a clear and striking way in geometry. Here it is expressed by the concept of geometrical equality, of the right proportion between the elements that constitute a geometrical body. We need only transfer this principle from geometry to politics and society to discover the true constitution of the temporal existence. Plato never thought of socio-political life as a detached province, as an isolated part of being. He finds in it the same fundamental principle that governs the whole. The socio-political cosmos is only a symbol and the most characteristic one of the universal cosmos. He simply resumes the arrangements of Xenophon by saying that the fundamental character of divine nature is its goodness and unity. But he adds a new and very specific feature. He insists that without having found a true and more adequate conception of his gods, man cannot hope to order and rule his own human world. जब तक आपको उस डिवाइन वर्ल्ड का, डिवाइन डिजाइन का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप अपने अर्थली वर्ल्ड को भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते. द वैदिक सृष्टि विद्या treats the cosmos as only a praket, that is visible signs of the apraket, the invisible presence behind the visible presence. अव्यक्त और व्यक्त का जो संबंध है, जो सृष्टि है, वो वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म का विवर्त है. There is an emphasis on willing acceptance of the transcendental, trans-individual entity which ever exists behind the ever-changing, impermanent world of phenomena, the idam sarvam. The second dimension of the Srishti Vidya is the story of creation, of the process through which the one becomes many, and in so becoming, he fashions the cosmos as the perfect exemplar of order. The third dimension concerns the question of man's role in maintaining the cosmic order by modeling his life pattern in conformity with the paradigmatic principles of the cosmic order. This dimension posits the idea that of this living, well-ordered cosmos, man is an integral part and is related to God by virtue of his being the abode of the Purusha, the divine entity. Thus, the Veda treats man as a part of the divine. As a part of the divine, man has to actively relate himself to the divine in him. To relate the divine is to apprehend the order underlying the cosmos. The universe as cosmos must be distinguished from the lifeless world that is nothing more than a concourse of cause and effect as modern physics understands it, while the cosmos is fully ordered and well regulated. It is the understanding of the universe as cosmos that alone can restore the original unity between man and God. It is this understanding again that reminds man that he is not self-complete, not he is autonomous, free of all restraints, moral or social. He is a part of a larger order and has therefore to conform to its constitutive principles. The original unity can be restored if lost, or activated if dormant or passive, only when, as Cicero puts it, man contemplates the cosmos and imitates it. To understand the cosmos by contemplation in a proper spirit prompts man to realize order in his own life and through it sustain the cosmic order. Thus, the message the cosmos has for man is quite clear. Even though it is seldom heeded in our times, man as a part of the cosmos must conform to the pattern it displays. Man must shape his existence in accordance with the principles that undergird order and regularity in the cosmos. As such, order in the cosmos constitutes the paradigm of thought wage and work wage of man and establishes the necessary connection between the apotheosis of the universe and the ideal of human perfection. Contemplation of the cosmos precedes the establishment of a proper relationship with the external world when man confirms
to the constitutive principles of the cosmos. It is based in the interpretation of his existence in terms of larger whole, whose very perfection consists in the integration of all its parts. In this man's cosmic pit, he submits his being to the requirements of what is better than himself and the source of all that is good. Thus, the real significance of the cosmos, the universe, reflecting order and regularity, is not only that it is a structure incorporating different parts of the cosmos itself, and its creator. It also signifies certain intelligible principles which, when realized in the life of the individual, becomes the instrument of not only the installation of order in man's interior, but also of safeguarding the preserving harmony in the lived world. It is in this sense that the Vedic Srishti Vidya details the way cosmos has come into being and the principles of order that underlie it become relevant. Thus, Srishti Vidya helps us to understand the world we are part of, how it has come into being, and how we must shape our life as well as our environing socio-cultural system so that we can contribute to the preservation and sustenance of the cosmic order we are part of. ये सृष्टि मीमांसा का, सृष्टि विद्या का महत्व है कि वो हमको बताती है कि उसके लक्षण क्या हैं और उसके लक्षण किस प्रकार से हमारे लिए अपने इंडिविजुअल को ठीक करने के लिए या अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को सम्यक बनाने के लिए आवश्यक है. सृष्टि विद्या एज ए लाइकली स्टोरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इनटू मैनी offers not only a map, as it were, of the cosmos, it also constitutes the sources of deriving the principles of harmony and regularity in the cosmos. The cosmic order then provides a paradigm which can be used for ordering the interior world of the individual as well as the environing world, both social, political, and natural. It is also the Srishti Vidya that constitutes the fountainhead of culture in the sense of Samyak Kriti, that is Sanskriti. Culture or Sanskriti in its sense signifies that it educates men in the ideal vision of the pattern of life, a vision that is salubrious not only for the individual but also for both society, polity and nature. यही कारण है कि हमारे जितने शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले सृष्टि मीमांसा का प्रश्न उत्पन्न होता है और उस सृष्टि मीमांसा के प्रश्न के बाद फिर हम लोग मानवीय संबंध और मानवीय संबंधों से संबंधित व्यवस्थाओं के प्रश्न को देखते हैं. All these pervading, encompassing energies, purposes, functions, entities form a compact, cohesive, and organic system in the Vedic perspective. As an organic system of purposeful energies, the cosmos symbolizes a metabolism of which interdependence and exchange of mutually supportive and sustaining gifts and benefits constitute important characteristics. As an integral part of this organic cosmos, it is incumbent on man to preserve the cosmic structure and protect it from possible harms. This he can best do by completely identifying himself with the cosmos and organizing his life activities in accord with the values and norms underlying the cosmos. In order to be able to do so, man must know what kind of structure the cosmos represents and how this structure can be well preserved. इसलिए हायरार्की, सोसाइटी और पॉलिटी की स्ट्रक्चर कैसे जो कॉस्मोस की स्ट्रक्चर है उसके साथ रिजम्बल करनी चाहिए, ये पहला सवाल हमारे सामने आता है और इसलिए कॉस्मोलॉजी के प्रश्न को देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है. In this context, it is in this context of traditional idea of cosmology that the role of socio-political world needs to be examined. पहले ही आपको सृष्टि मीमांसा का संदर्भ पता होना चाहिए, तभी आप अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों का ठीक प्रकार से समझ विकसित कर सकते हैं. The main question which must provide the frame of reference for this examination is whether the political world is ultimately nothing more than an imaginative construct that has no ontological foundation. If the creation of the public order out of private passions is the only way of establishing socio-political community, then it is nothing more than imaginative construct which must undergo changes, even radical changes, and is swayed by changing fashions of preferences and opinions, जैसी दुनिया में आजकल हम लोग रह रहे हैं. But then the problems created by externalization of men defy solution. If these problems are to be solved, it then becomes necessary to comprehend the socio-political spheres as a part of the larger realities that become translucent when the realization dawns that God and man, world and society
constitute a primordial community of beings. This realization engenders that the confidence that man can escape the harsh consequences of his finitude by consciously acknowledging and acting upon the primordial fact of his membership in a larger order. It must, however, be noted that this primordial community is simply a possibility. The partnership in the cosmic community has not yet become a real partnership. In order to make this partnership real, what is necessary is to create an institutional arrangement that can effectively link the finite with the absolute as the ground of the primordial community. And since the socio-political sphere constitutes the prominent, effective, and indubitably the most visible institutional arrangement in this regard, it must be the means of linking of the finite with the absolute. जो हमारा सीमित व्यक्तित्व है और जो ये अनंत की सत्ता है, उसके बीच के हमारे संबंधों का निर्धारण करने के लिए ये जो संस्थाएं हैं, जो हमारी सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो साधन का काम करती हैं. The real function of the public order is not merely to enforce certain rules and regulations. The real function is to use these rules and regulations to instill in the minds of individuals the awareness of the wholeness of their collective life and to animate them with the consciousness that as an integral part of the collectivity, it is incumbent on them to preserve and sustain its wholeness. This can be done only when they are able to see the essential relatedness between the good of one and the good of all. To order human energy in such a way that its diverse usage by a multitude of individuals do not produce tension and distortion in collective life and relations is to employ a trans-individual principle for ordering and organizing collective existence. ये बहुत आवश्यक है. The main objective of this principle is to link different components of the community of the people with each other in a principled relationship. The need for order arises precisely because the community of the people is characterized by diversity. However, the creation of order is meant not to eliminate or suppress diversity. Recognition to diversity must be given. It is sought to organize different components in such a way that energy of different components finds its own direction and fulfillment without creating roadblock for others. When this principle is applied to and employed in managing political affairs of a particular community to give a definite shape by actions taken by individuals and groups for realizing their purpose, political order emerges. Thus, the Vedic perspective considers man to be an integral part of the larger order presided over by the absolute, A capital. It also posits that the idea that beings in the world are like so many sparks of the absolute. By virtue of this, they are a part of the divine and are endowed with the capacity to recover their divinity if they have lost it or have become unconscious of it. If the divine part in them were ascendant and dominant, they would not require ruled by any agency external to them, nor will they need to be controlled or punished by danda. But since the divine part is not active in all, or if active, not in the same measure, both a ruler and the arrangement of danda are required to protect and preserve the rule of dharma. But for any system of governance to be an effective instrument of protecting and preserving the rule of dharma, the ruler must himself have no personal stake in the act of governance. This means that he himself first be fully governed in his thinking and acting by dharma and should not use his power or authority to promote his own self-interest as something apart from the good of all. What also needs to be emphasized in this regard is that the Vedic perspective does not assign certain centrality to the political order, either for integrating the diverse components of society into a unified whole or making the people just, or at least to keep them on the path of justice. In the Vedic perspective, it is rather the social system that has to bear the major responsibility of making man truly man. It is not political, but the social responsibility. The fact that the social order projected by the Vedic perspective is in the real sense of term cosmion, that it is a replica of the cosmic order which through its foundational ideas, institutional arrangements, practices and processes enables its members to transform and shape their lives in the light of the experience or at least conscious awareness of the divine ground of being. It is by virtue of this that men become virtuous
and lead a self life of righteousness. It is only the righteous man who can understand what justice is and why it is necessary to act righteously and sustain the dharmic order. It is against this philosophical and theoretical background that the relevance of the Vedic vision of cosmic principles for socio-political order must be examined and determined. It does not need to be pointed out that the Veda is the celebration of soul's attunement to the divine ground of being. As such, the Vedic vision has a great deal to do with the question of what kind of socio-political order is most suitable for human well-being. In view of this, any fruitful discussion of socio-political order must articulate and clarify the relationship between the asociopolitical and socio-political. And since the structure of the asociopolitical is derived from the perception of what the cosmos is like, it is essential not only to explicate the constitution of the cosmos as a whole, but also to adumbrate and elucidate the way this constitution impinges on the human world and provides, even prescribes, the way human nature should be cultivated and the kind of institutions, both social and political, must be devised to safeguard, protect, and defend the values that are seen to be quite indispensable for good life. Thus, from the standpoint of Indian sociological theory, and that all traditional politics and individual tyranny, whether that of a despot, that of an emancipated artist, or that of the self expressive man or self subsistent woman, affects in the long run only what is ineffectual or akritani, misdeeds. All self importance lead to the disintegration and finally the death of the body politic, collective or individual. The essence of the traditional politics amounts to this: the self government or Swaraj depends upon self control or Atma Sanyam, rule on ruliness. The application of the king, the man of action, and artist is in any domain whatever, there is nothing that can be truly and well done or made except by the man in whom the marriage of the sacerdotium and regnum, that is, spiritual authority and temporal power, has been consummated. Nor can any peace be made except by those who have made their peace with themselves. यदि आपके अंदर शांति नहीं है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी शांति पैदा नहीं कर सकते. Thus, as we have seen, the entire Indian polity is merely an application to politics, the perennial principles of the cosmic order. The Indian political theory or social theory has a sound metaphysical basis. Indian political thinkers speak of divine origin of king and not the divine rights of king, as the modern Western exponents of divine origin theory claim. In continuity with Veda, this principle also finds its direct exposition in Niti Granthas like Shukraniti, Niti Sar, and epics and Puranas like Ramayana, Mahabharata, and Bhagavatam. In these virtues and qualities of the king have been enumerated in the most elaborate manner, and it is said that the king is composed of divine particles. The idea behind calling the king God incarnate is not simply to portray a vast range of his powers, but it is also to portray the tremendous nature of the responsibilities and extraordinary requirements of abilities. Kautilya has made king synonymous with the state only in the sense that the nature and character of royal power, dependent upon spiritual authority, determines ultimately the nature and character of the state. Raja Kalasya Karanam. In this connection, it is pertinent to point out that St. Thomas Aquinas has compared the priest to the navigator and the king to the carpenter in medieval Christian philosophy. As explored earlier, Indian political tradition has its paradigm in the relationship of Indra and Brihaspati. Indra signifies the active principle, while Brihaspati symbolizing the contemplative principle. It has been repeatedly emphasized that king is to the priest as wife is to the husband. In other words, the king is representative of the subordinate principle, while the priest is the representative of the ultimate principle. This is why it has been said that the original glory belongs to the priest and the radiance of the king is the borrowed glory. This Indra Brihaspati relationship is the archetypal relationship, and any understanding of politics and society is possible, what Michael Oakeshott has said, only in the context of eternity. ये हमारे प्रत्यय हैं इंद्र और बृहस्पति के, या अग्नि और वरुण के, या पृथ्वी और आकाश के,
जिसके आधार पर न केवल हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चलती है, बल्कि इसी आधार पर हमारे यहाँ वाणी ग्रहण संस्कार भी होता है। इसलिए भारतवर्ष में विवाह विवाह के सिद्धांत और राजनीति के सिद्धांत की एक ही तासीर या एक ही प्रकृति मानी गई है। जैसे हमारे यहाँ घर में पिता को गृहपति कहा गया है, समाज में आचार्य को कुलपति कहा गया है, उसी तरीके से राज्य में राजा को नृपति कहा गया है। उनके स्तर अलग अलग हैं, लेकिन वो जिस सिद्धांत से गवर्न होते हैं, वो एसेंशियल प्रिंसिपल्स जो है वो तीनों में एक ही प्रकार के हैं। There are frequent references need not to be mentioned in the Vedas where it is emphasized that the king is the king only in so far as he acts within the paramount principles of dharma. The Brihadaranyaka Upanishad speaks of the dharma as the Chhatrasya Chhatram, which idea has been elaborated in Manusmriti by pointing out that the good of all people depends upon the dharma. That is why Arthashastra has its supra-human origin. Lord Shiva or Vishalaksh being the original preceptor of the politics and morals. Amongst the greatest of the names of Shiva is Nataraj, Lord of dancers or King of actors. The cosmos is his theater. There are many different steps in his repertory. He himself is actor and audience. How many various dances of Shiva are known to his worshippers cannot be said. No doubt, the root idea behind all of these dances is more or less one and the same, the manifestation of the primal rhythmic energy. आनंद कुमार स्वामी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है डांस ऑफ शिवा, ये पैसेज उससे लिया गया है. And that is also why that all the great sages and authors of socio-political treatise always speak of Arthashastra only in the context of Dharmashastra. This also explains why Arthashastra has been regarded as Upaveda. ये आजकल अर्थशास्त्र परंपरा और धर्मशास्त्र परंपरा में भेद करने की पद्धति हो गई है. हमारे यहाँ कभी परंपरा में अर्थशास्त्र परंपरा और धर्मशास्त्र परंपरा में तत्वतः कोई भेद नहीं स्वीकार किया गया. Thus, it should be very clear that the archetypal relationship of the Indra and Brihaspati is the bedrock of Indian socio-political thinking. Following the same equation, the king represents the element of rajas or activity, while the priest or the Brahman represents the element of sat, light or truth. And it is sat which determines rajas or activity, which rajas divorced from sat is meaningless agitation, a circular movement or a brute activity. The ideal behind subordinating Kshatriya to Brahmana is to keep the active principle forward-looking, pure and conducive to goodness. Here the importance of Rajas is very significant in the way that it is Rajas only which can win over Tamas, darkness, in the guidance of Sat. It is very important. The importance of Rajas is very significant in the way that it is Rajas only which can win over Tamas in the guidance of Sat. Sat alone cannot overcome Tamas. It is in this light that the central role of Indian Raj Dharma should be appreciated. This principle has already been made explicit by Anand Kumar Swami through the elaboration of the concept of temporal power and spiritual authority. The Eastern doctrines were unanimous in asserting that contemplation is superior to action as the unchanging is to change. It is in this virtue of the relation so established that Brahman is said to be the type of the stable being and Kshatriya of the mobile or changeable being. So also, all the beings of this world are connected more particularly with the one or the other according to their nature. For there is a perfect correspondence between the cosmic and the human orders. Thus, we see that the nature of traditional Indian society and polity is essentially based on sound cosmic and spiritual principles. All the treatises on politics begin with a statement that the art and science of government are merely a pathway to liberation of man. Politics thus enjoys an instrumental value, but it is a sacred instrument and not a utilitarian instrument, which modern pragmatism or the instrumentalist philosophy regards it to be. ये कोई हमारे अपनी आकांक्षाओं और लालसाओं को तुष्ट करने का उपकरण नहीं है. ये कोई मात्र पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का उपकरण नहीं है, बल्कि हमारा जो सेक्रेट गोल है, उस सेक्रेट गोल के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उनका शमन करते हुए हमारे मार्गों को प्रशस्त करने का विधान है. The following verse from Sri Valmiki Ramayana indicates about the unbreakable relationship
between the cosmology and epistemology in the Indian tradition. Go Brahman hitarthaya, asya deshasya hitaya cha, aprameyasya tav vachanam kartum udayatah. This is the combination of cosmology and epistemology in Indian tradition. This tradition of socio-political thought in India continued right up to 18th century, and thinkers and scholars kept it alive either by way of writing independent treatises or by writing commentaries on the old classics. Among these outstanding political thinkers and commentators, the names of Gopal, whose works is Rajniti Kamadhenu, Lakshmidhar Bhatt, Raj Dharma Karmakand, Devan Bhatt, Rajniti Kand, Chandeshwar, Rajniti Ratnakar, Mitra Mishra, Rajniti Prakash, Neelakantha, Neet Mayuk, and Anantadev, Raj Dharma Kaustubh are worthy of mention. But modern socio-political thought in India represents both continuity and discontinuity. The socio-political thought of the 19th century is representative more of discontinuity, as we find a long and living tradition suddenly growing thin and new alien winds blowing the Indian firmament. Professor A. Appadurai is quite perceptive when he says that the socio-political thought in India during the last 100 years is a blend of Indian tradition, Indian experience under the British rule, and Western, that is French, American, and British socio-political experience and thought. It is a queer blend of these things. With the advent of the British Empire, their liberal ideology made an entry into the minds and manners of Indian intelligentsia. The English classical liberalism sets the agenda for the mainstream socio-political thought in India. The liberal emphasis upon rights and freedom in all spheres, religious, social, political, and economic, became the motto of the colonial masters and their Indian collaborators. They wanted to cast India in a liberal mold, and this necessarily had a degenerating impact on its political consciousness. In the name of social, political, and religious reforms, many fundamental principles of Indian culture were subjected to questioning and revision. By destroying traditional social habits of the people, by dissolving their natural collective consciousness into individual constituents, by licensing the opinions of the most foolish, by substituting instruction for education, by encouraging cleverness rather than wisdom, the upstart rather than qualified, by fostering a notion of getting on to which the alternative is a hopeless apathy, liberalism can prepare the way for that which is its own negation, the artificial, mechanized, or brutalized control, which is a desperate remedy for its chaos. लिबरलिज्म तो ये कहते हुए आया था कि हम लोगों को किसी आर्टिफिशियल, मैकेनाइज्ड और ब्रूटलाइज्ड कंट्रोल से बाहर करना है, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि उसने हमको इन्हीं की जंजीरों में पहले से भी अधिक मजबूती के साथ जकड़ दिया. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशनल सोशल हैबिट्स ऑफ द पीपल, by dissolving their natural collective consciousness into individual constituents, by licensing the opinions of the most foolish, by substituting instruction for education, by encouraging cleverness rather than wisdom, the upstarts rather than the qualified, by fostering a notion of getting on to which the alternative is a hopeless apathy, liberalism can prepare the way for that which is its own negation, the artificial, mechanized, or brutalized control, which is a desperate remedy for its chaos. In a negative liberal society, you have no agreement as to there being any body of knowledge which any educated person should have acquired at any particular stage. कोई आपको कोई किसी बेसिक प्रिंसिपल्स पर किसी एग्रीमेंट की कोई गुंजाइश इस लिबरल आइडियोलॉजी में होती ही नहीं है. The idea of wisdom disappears and you get sporadic and unrelated experimentation, जैसा हम लोग रोज करते रहते हैं. Innovation, innovative ideas, more innovation, more startups, make in India. ये जो इनोवेशन का युग है, ये इसी लिबरल आइडियोलॉजी का परिणाम है. A nation's system of education is much more important than its system of government. Only a proper system of education can unify the active and the contemplative life, action and speculation, politics and the arts. This is a statement made by T.S. Eliot, a Western scholar of 20th century. In traditional society, one respects established institutions, and if anything goes wrong, one does not assume that it can be put right by institutional revolutions, but only by a change of mind
or metanoia or repentance, leaving the order itself unchanged. Reformation can only imply what the word itself imports, a return of some form from which a deviation has taken place. अगर आप रिफॉर्मेशन करने निकले हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो क्या फॉर्म था जो डिफॉर्म हो गया है। अगर आपको फॉर्म नहीं मालूम है तो फिर आप ये नहीं पता लगा सकते कि क्या डिफॉर्म हो गया है और उसको कैसे रिफॉर्म करना है। तो बिना फॉर्म को जाने हुए ये सारा रिफॉर्मेशन का आंदोलन 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में आप देखते हैं या 19th सेंचुरी में रेनेसा के माध्यम से भारतवर्ष में चला। इसलिए ये जो रेनेसा का काल है, जो भारतीय पुनर्जागरण का काल है, जिसको आप लोग बंगाल रेनेसा भी कहते हैं, इसकी बहुत ही गहराई और बहुत ही धैर्य के साथ समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये सारी समस्याओं की जड़ जो है ये बंगाल रेनेसा और जिसे आप लोग भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं उसकी समीक्षा से निकलती है। For a person leading an active life, spiritual progress is to be attained by study of scriptures and the fulfillment of one's own proper functions, swakarma or in the ashram, that one may be living at time. यहाँ स्वधर्म इत्यादि की बात की गई है। In Reno Geno's word, everyone must normally fulfill the function for which he is destined by his very nature. प्रकृति ने उसको जिसके लिए बनाया है उस कार्य का संपादन करना उसका दायित्व है। And he cannot fulfill any other function without a resulting grave disorder. ये बिल्कुल वही बात है जो हमारे यहाँ भगवत गीता में कहा गया कि स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, which will have its repercussions on the whole social organization to which he belongs. Even more than this, if such a disorder becomes general, it will have its effects on the cosmic realm itself, all things being linked together according to strict correspondences. समूची सृष्टि में इससे विक्षोभ उत्पन्न होता है। यदि आप एक व्यक्ति भी अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता, व्यवस्था और स्वधर्म के विरुद्ध करता है, तो उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। भगवान राम के प्रसंग में जो शंभूक वध का प्रसंग है, उस शंभूक वध के प्रसंग को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किए जाने का उद्यम जिससे सृष्टि में विक्षोभ हो रहा था और पिताओं के समक्ष उनके पुत्रों की मृत्यु हो रही थी, इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इवन बाइबल भी कहती है कि इफ यू डिस्प्लेस अ स्टोन, यू डिस्प्लेस और यू करप्ट और यू इंपैक्ट द यूनिवर्स। यदि आप एक पत्थर भी हटाते हैं तो आप वस्तुतः सृष्टि में विक्षोभ उत्पन्न कर रहे होते हैं। इसीलिए पुराने लोग इस तरीके की अनावश्यक चीजों को डिस्टर्ब करने से मना करते थे। बच्चों को रोका जाता था कि तुम तिनके मत तोड़ो, पैर मत हिलाओ, हिलो मत, अनावश्यक विक्षोभ नहीं। एक्शन विदाउट कंटेम्पलेशन इज नथिंग बट एम्प्टी एजिटेशन। यह सिद्धांत पहले भी चलता था। आनंद कुमार स्वामी showed that the idea of swakarma has parallels in Greek tradition in Plato's definition of justice. What justice means is discussed at some length in the second and fourth book of the Republic. Plato defines the word as the principle of doing what is ours to do. क्या आपके लिए अनुमन्य है उसी को करना वस्तुतः न्याय है। According to Kumar Swami, in this notion, or rather its absence, the most clearly mark of the shortcoming of the modern world today. Today, man can adopt any profession and he can even change it at will as if this profession were something purely exterior to him, without any real connection with what he truly is. Today, all work is economically determined and leisure is devoted to the hectic pursuit of the pleasure that is not found in the work. It is observed by Kumar Swami. कि आप अपने मन से अपना प्रोफेशन बदलते हैं और उससे जो भी आपको लेजर प्राप्त होता है उस लेजर को आप निरर्थक आनंद में व्यतीत करते हैं और उस कार्य के साथ आपका कोई अंतरंग संबंध विकसित नहीं हो पाता। No type of civilization can be accepted that does not provide for the worker's happiness, and no man can be happy who is forced to earn a living otherwise than by the labors for which he is naturally fitted. I say that no man can happy but in that station of life to which it has pleased God to call him. That man is literally unfortunate if either the state or his own ambition brings it about that his fortune and his nature are incongruous. Caste, according to Kumar Swami, or Jati, is determined by Swadharma, and in his words, the hierarchy of the castes is not a hierarchy of race but of functions and of standards and ways of living, he writes. At the back of all Indian metaphysics lies the conception that the existence world in all its variety originates in a primordial differentiation
of one into many, and that it can only be preserved in a state of well-being by an extension of the thread of the sacrifice. By its ritual perpetuation, whereby the process of creation is continued, just as human line can only be extended by a perpetuation of father-mother relationship, which are also to be regarded as ritual acts. Now, the archetypal sacrificer is often called the all-worker Vishwakarma, and its a human mimesis, in fact, demands a cooperation for all the skills that man possesses, or in other words, that of all kinds of men. Hence, if the sacrifice is to be correctly, that is perfectly performed, which is essential to the success of its purpose, the sacrificial society must include all kinds of artists. In this sense, it is literally true that, as the Indian phrase would run, the vocations are born of the sacrifice. Conversely, the vocations themselves are sanctified. And even when the craftsman is working for the benefit of other men and not obviously to provide the essentials of a divine service, his operation is right. Caste then is not synonymous with class. It must be remembered that in a vocationally integrated society, a proportionate equality is practiced. The whole position is, according to Kumaraswamy, analogous to the of a family, as Aristotle observes. Everything is ordered together in one end, but just as in a household, the free have the least authority to act as random and have most of all of their actions arranged for them. Whereas the footman and animal have but little common responsibility and act for the most part of random. कुछ चीजों को मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा. Traditionally, the inheritance of functions is a matter of rebirth, not in the current misinterpretation of the word, but as rebirth is defined in Indian scriptures and in accordance with the traditional assumptions that the father himself is reborn in his son. According to this conception, the father, as regards his empirical personality or character, is reborn in his son, who is to all intents and purposes identifies with him and takes his place in the community when he retires or dies. Kumaraswamy writes, just as for Plato, so far there are two natures in man. Of these two, one is the mortal or individual personality or character of the man, the other the immortal and the very person of the man himself. It is only the former individual nature that Varna can be applied. In other words, my individuality or psychophysical constitution is not, from this point of view, an end in itself, either for me or for others, but always a means, garment, vehicle, or tool to be made good use of all, as and for so long it is mine. It is the individuality and not the person that is bequeathed by the father to his son, in part of heredity, in part of example, and in part by formal rights and transmission. Accordingly, all traits of a traditional society are considered sacred and as a sort of liturgy. So then Kumaraswamy writes, we are to do whatever nature bids us to, whatever ought to be done, but without anxiety about the consequences over which we have no control. We are to surrender all activities to him, H capital, that they may be his and not ours. They will no more after him than a drop of water sticks to the shiny lotus leaf. There is no liberation by merit, but only by working without ever thinking that I, that which I call myself, is the actor. The caste system has been painted in such dark colors only because it is incompatible with the existing industrial system. It ought not to be judged by concepts of success that govern life in a society organized for overproduction and profit at any price, and where it is everyone's ambition to rise to the social ladder rather than to realize his own perfection. Indeed, this scheme is the nearest and only approach to a workable socialism that has been tried in our race and that succeeded for hundreds of years. Sir George Wood observes, in Hindu life, all are but coordinate parts of one undivided and indivisible whole, wherein the provision and respect due to every individual are enforced under the highest religious sanctions, and every office and calling perpetuated from father to son by those cardinal obligations of caste or jati on which the whole hierarchy of Hinduism hangs. We trace there
the bright outlines of a self-contained, self-dependent, symmetrical, and perfectly harmonious industrial economy, deeply rooted in the popular convictions of its divine character and protected through every political and commercial vicissitudes by the absolute power and marvelous wisdom and texts of the Brahmanical priesthood. Such an ideal order we should have help impossible of realization, but that it continues to exist and to afford us in the yet living results of its daily operation in India, a proof of the superiority in so many unsuspected ways of the hierarchical civilization of antiquity over the secular, joyless, inane, and self-destructive modern civilization of the West. और इसीलिए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन is a murderous civilization without any conscience and ideals. Without any conscience and ideals. और इसीलिए इस बात को कहा गया कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारे अंदर जो लौकिक जीवन स्तर का बोध जगाती है, ये हमारी सारी सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करती है. द origin of the very idea of standard of living is the beginning of the destruction of the fabric of the society. This has been called by Anand Kumar Swami. After that description of Indian liberals and socialists and other scholars have been given, their contribution in making our mind and our mental configuration has been explained in a great detail. I think that we should escape from it. A traditional social order, that of India, is not a haphazard development, but imitative of a theory of or body of principles or values that are understood to have been revealed and of which the truth is taken for granted. Institutions represent an application of metaphysical doctrines to contingent circumstances and take on a local color accordingly, changing with the times but maintaining throughout a high degree of stability. बहुत important line है ये. A traditional social order like that of India is not a haphazard development, but imitative of a theory or body of principles or values that are understood to have been revealed and of which the truth is taken for granted. Institutions represent an application of metaphysical doctrines to contingent circumstances and take on a local color accordingly. It's but natural. Changing with the times, but maintaining throughout a high degree of stability. In the traditional society, one respects established institutions, and if anything goes wrong, one does not assume that it can be put right by institutional revolutions, but only by change of mind. We have told about it earlier. Leaving the order itself unchanged, reformation can only imply what the word itself imports, a return to some form from which a deviation has taken place. In that Hindu life, all are but coordinate parts of one undivided and indivisible whole, wherein the provision and respect due to every individual and enforced under the highest religious sanctions, and every office and calling perpetuated from father to son by those cardinal obligations of caste on which the whole hierarchical Hinduism hangs. In accordance with the cosmological theory, the social order is differentiated on a hierarchical principle of Varna, the Brahman, the Kshatriya, the Vaishya, and the Shudra. This fourfold hierarchical differentiation or sacred stratification of society is not based on the economic and political needs of collective life, though these must, of course, be provided for. It is based on the essential nature of man. Members of each jati consider themselves the supreme authority in managing their affairs. This naturally gave them a sense of contentment and satisfaction. Apart from pride, there was a sense of fulfillment among members of each jati in pursuing the vocation inherited from their forefathers and in observing the rites proper to it. The vocation is not for jati, it is jati for vocation. Any society has to depend on the proper execution of a variety of jobs. Hindu society is a well-knit union of a number of small groups which are themselves bound up separately as jatis, the emanating factor being devotion of the Lord. As has been already remarked, the syntax of the crucial Hindu ontological question entails a complete, all-inclusive, absolute involvement of the Hindu. Sociologists have always noted this characteristic of Hinduism.
Hindu religion regulates and permeates the everyday life of the Hindu from its most important to its most trivial details. There is therefore a fundamental sense in which Hinduism and Hindu society are inseparable. This is most important statement. In a fundamental sense, Hinduism and Hindu society are inseparable. Unless very highly spiritual already, one cannot be a Hindu if one have no Hindu society to live in. Hinduism and Hindu society are inseparable. It follows that to undermine one is to destroy both. Our problem is this, that why the traditional setup of things or traditional setup of education, we cannot inculcate these things in our today's society. This is because of this. Because to run a traditional type of system, we have the traditional type of acceptability also, the structure also. Traditional type of system can be run only a traditional type of structure. We are trying to inculcate traditional type of system in a modern type of structure. This is our problem. This is the dilemma. In enthusiastically accepting and embracing Europe-centered, anti-religion, anti-tradition, anti-transcendence, homocentric, self-glorifying, time-centered imperial modernity, we the Hindus bid goodbye to our tradition, both in its religious and intellectual spiritual modes. In a civilization which after 300 years still remains engaged in self-grounding, self-legitimating, self-assertion, and discovering and establishing new laws and democratic authority, the question of dharmic or divine law and human obedience simply does not arise. It's very usual. There is today only secular statute law, which is based on the total denial of all transhuman, transhistorical sources and authority of law, justice, and morality. The impossibility of any Hindu society or Hindu religious life under the anti-religious and imperial regime of modernity, and more specifically under the regime of anti-Hindu democratic secular rule of the Indian state. These are the observations made by Professor A.K. Saran in his book, Hinduism in Contemporary India. If the life of a Hindu qua man and the Hindu is obedience to the dharmic law, that is law, code of conduct, as the telos of the life transmitted from above, from the transhuman, transtemporal source, dharmic source, then in the absence of such law, Hindu society is dead qua Hindu and qua human society. The present politico-social conditions in India are indeed deadlier than ever for any Hindu religious social life, properly so called. आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वो अब तक के भारतीय इतिहास का एक हिंदू को अपने हिंदू विधान के अनुसार से जीवन जीने के लिए सबसे मृत प्राय समाज है, जिसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं बचती. However, it must be remembered that whatever may be the socio-political conditions for sustaining a private religious life, the Hindu tradition is clearly and bitterly against such bifurcation of authentic Hindu life. ये हमारे ऐसा नहीं हो सकता कि सामाजिक जीवन में तो हम दूसरे तरीके से चलेंगे और व्यक्तिगत जीवन में हम धर्म का निर्वाह कर लेंगे. इस प्रकार के बाइफर्केशन को कभी भी भारतीय मानस ने स्वीकार नहीं किया. Forever and under all circumstances, Hindu thinking stands for the integrity of the outer and the inner, the private and the public, the personal and the social. And in the two beings, the mark of servility, concordance of thinking, speaking and doing, man, vachan and karma, is not a distant ideal, but a constant, relentless endeavor of one's daily life. ये सब कुछें हमारे जीवन का अंग बन चुकी हैं. Perhaps at no other time men have been so knowing and yet so unaware. इतनी जानकारियां होने के बाद भी हमको कोई जानकारी नहीं है. शायद सभ्यता के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था. So burdened with purposes and so purposeless, so disillusioned and so completely the victims of illusion. This strange contradiction pervades our entire modern culture, our science and our philosophy, our literature and our art. 2-3 minutes more. You cannot expect continuity and coherence in a society and politics. You cannot expect reliable behavior on fixed principles persisting through changed situation unless there is an underlying political or social philosophy, not of a party but of a nation. You cannot expect continuity and coherence in literature and the arts unless you have a certain uniformity of culture expressed in education
by a settled, though not rigid, agreement as to what everyone should know to some degree, and a positive distinction, however undemocratic it may sound, between the educated and the uneducated. This statement is also made by T.S. Eliot. कि आप किसी भी व्यवस्था को तब तक नहीं चला सकते जब तक राष्ट्र का निर्माण करने वाले, संस्कृति का निर्माण करने वाले कुछ बेसिक एलिमेंट्स पर आपका कोई एक फंडामेंटल एग्रीमेंट ना हो। ये बात चाहे आपको जितनी अनडेमोक्रेटिक लगे, लेकिन जब तक आपको अपने फर्स्ट प्रिंसिपल पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, आप कोई व्यवस्था नहीं चला सकते। मोस्ट इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, दिस इज टेकन फ्रॉम आनंद कुमार स्वामी's work, The Essays in National Idealism, written in 1909, 115 years back. This is relevant even today, 100% relevant. The most crushing indictment of this education, which we are giving to our children in mainstream education, the most crushing indictment of this education is the fact that it destroys in the great majority of those upon whom it is inflicted. जिसको ये दी जा रही है उसको वो उतनी ही मात्रा में नष्ट करती है। All capacity for the appreciation of Indian culture, जितना ज़्यादा आपने आधुनिक शिक्षा जितने लोगों को दी, वो उनको उतनी ही मात्रा में भारतीय संस्कृति के बारे में समझ को विकृत करती है, नष्ट करती है। स्पीक टू द ऑर्डिनरी ग्रेजुएट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और ए स्टूडेंट फ्रॉम सिलोन ऑफ द आइडियल्स ऑफ द महाभारत। आप किसी विद्यार्थी से आज के महाभारत के आदर्शों के बारे में पूछिए, ही विल हैस्टन टू डिस्प्ले हिज नॉलेज ऑफ शेक्सपियर, वो आपको शेक्सपियर बताने लगेगा। टॉक टू हिम ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी, यू फाइंड दैट ही इज एन एथिस्ट, वो अपने आप को फिर एथिस्ट बताने लगेगा। टॉक टू हिम ऑफ इंडियन म्यूजिक, ही विल प्रोड्यूस ए ग्रामोफोन और ए हारमोनियम, वो इंडियन म्यूजिक के बारे में ग्रामोफोन और हारमोनियम के आगे कुछ नहीं जानता। एंड इन्फ्लिक्ट अपॉन यू वन और बोथ, और इन दोनों में से ही एक पर आपको वो सहमत करने की कोशिश करेगा। टॉक टू हिम ऑफ इंडियन ड्रेस और ज्वेलरी, ही विल टेल यू दैट दे आर अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरिक। Talk to him of Indian art, it is news to him that such a thing exists. क्या भारतीय कला जैसी भी कोई चीज है? Ask him to translate for you a letter written in his own mother tongue. एक किसी भी शब्द को अपनी मातृभाषा से आप उसको अनुवाद करने को कहिए। He does not know it. उसको इसका ज्ञान ही नहीं है। He is indeed a stranger in his own land. वो अपनी ही जमीन में, अपनी ही भूमि पर बेगाना है, उसको पता ही नहीं है कि हमारी अपनी भावभंगिमाएं क्या है। Finally, Sir George Birdwood truly says, our education has destroyed their love of their own literature, the quickening soul of a people, and their delight in their own arts, and worst of all, their repose in their own traditional and national religion. ये सब कुछ हमारी आधुनिक शिक्षा ने नष्ट कर दिया। It has disgusted them with their own homes, their parents, their sisters, their very wives. It has brought discontent into every family, so far as its baneful influences have reached. Modern education is a form of elaborately organized ignorance. Again, T.S. Eliot. Modern education is nothing but elaborately organized ignorance. बहुत ही व्यापक तरीके का एक संगठित अज्ञान है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। Modern scholarship makes people know more and more about less and less till they know everything about nothing. दिस इज द कोर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जिसे हम लोग आजकल बड़ी रिगरस रिसर्च कहते हैं। कल ये बात हो रही थी वहाँ आनंदवन में कि जो ये गुरुकुल प्रणाली है ये रिगरस रिसर्च नहीं करती, और ये जो मॉडर्न सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज हैं ये रिगरस रिसर्च करती हैं। तो इनके रिगरस रिसर्च का क्या मतलब है? मॉडर्न स्कॉलरशिप मेक्स पीपल नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस टिल दे नो एवरीथिंग अबाउट नथिंग। इंडिया, vulgarized by modern education and by the ideals of modern commercialism, will never compensate humanity with its knowledge of beauty. Knowledge is neither a skill nor training in arts and crafts. It is also not equivalent to research or specialized expertise in a particular field of study. It is the essential mode of being human. To know is to be, said Parmenides. Knowledge as the highest modality of the being of man is the link between the human and the divine. Education, in so far as it is the search for truth, is the spiritual transfiguration of moral regeneration of man. It is an exercise in virtuous living. The mind of an educated person is in perfect harmony with the rest of creation and enjoys life as a gift from God, dedicated to His prayer and the service
of his creatures. As far as the issues of women education is concerned, it is true that Indian women are not even now uneducated and or non-educated, but their education is highly specialized. It is rather culture than learning. It is not recognized as education by the modern world. The education of Indian women in the past fitted them to satisfy all the demands of a beautiful social ideal. Indeed, imperialism attacks at the most tender point of a civilization, obviously on the women content, and tries to convert them into a factory worker or job-oriented lady. This has been written by Anand Kumar Swamy 115 years back. He also said that our girls are now trying their hands for piano. They are trying to wearing Western dresses. They are trying to learn a little bit of French just to make themselves competent for the emerging matrimonial market. This was his observation in 1909, 115 years ago. They are trying to make themselves competent or cope with the emerging matrimonial market. कल वो बात हो रही थी कि गुरुकुल में सब कुछ हम लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन कोई गुरुकुल के बच्चों को अपनी कन्या नहीं देना चाहता। तो ये जो कन्याओं का जो ये और वरों के बारे में जिस प्रकार का परिवर्तन हमारे दिमाग में हुआ, ये इस मॉडर्न एजुकेशन की देन है। The true India for us, this is paragraph from René Guénon, only 2 paragraphs. The true India for us is not therefore the more or less modernized, that is to say westernized, India as dreamed of by some young people raised in European and American universities, and who, however proud they are of totally exterior knowledge and have acquired there are, however from the Eastern viewpoint, rarely and absolutely ignorant, constituting, despite their claims, the very opposite of an intellectual elite of our sense. The true India is the one that remains always faithful to the teachings that its elite hands down to itself through the centuries. It is the one that integrally preserves the repository of a tradition whose sources go back higher and farther than humanity. It is the India of Manu and the Rishis, the India of Sri Ram and Sri Krishna. This paragraph is made by René Guénon, a French philosopher. The recovery of the old knowledge. What is our goal? What is our duty now? Last paragraph. The recovery of the old spiritual knowledge and experience in all its splendor, depth and fullness is its first, most essential work. First, the flowing of this spirituality into new forms of philosophy, literature, art, science and critical knowledge is the second. An original dealing with modern problems in the light of the Indian spirit and the endeavor to formulate a greater synthesis of a spiritualized society is the third and the most difficult. Its success on these 3 lines will be the measure of itself of the future of humanity. ये 3 आवश्यकताएं विचारकों ने बताई हैं कि यदि हम 3 इनको करते हैं, पहले अपनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के बारे में ठीक से समझें, उस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को कैसे हम अपने जीवन में ला सकें और कैसे जो आधुनिक समस्याएं हमको फेस करनी पड़ रही हैं उनका समाधान, जो ये मॉडर्न वेस्टर्न पैराडाइम है, उसके इडियम्स को, उसके मुहावरों को समझ करके हम करें। ये हमारे पास तीसरी चुनौती है। 3 ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज हमारे पास हैं, तब जाकर के ये जो हायरार्की का सवाल है, पॉलिटी और सोसाइटी का सवाल है, वो हमारी समझ में आएगा। जो भी हायरार्की है, वो हायरार्की हमारे यहाँ, जैसे कुमार स्वामी ने कहा कि वो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है। प्रत्येक वर्ण की अपनी भूमिका, उसका अपना स्वधर्म है, लेकिन समाज में कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए आपको उसकी एक हायरार्की बनानी पड़ती है। ये जो बिल्कुल मॉडर्न सेकुलर स्टेट है, इस सेकुलर स्टेट में भी आप देखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सर्विसेज होती हैं। सभी क्लास के लोगों की अपनी भूमिका है। एक भी यदि अपनी भूमिका का ठीक प्रकार निर्वाह नहीं करता तो पूरा सिस्टम नहीं चल सकता। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी उस स्वधर्म का विधान है, लेकिन उस स्वधर्म के विधान के बावजूद भी आपको व्यवस्था को चलाने के लिए इस प्रकार की चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। इसमें किसी जात के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है, बल्कि वो जो मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो जिस तरीके से अवतरित होते हैं विभिन्न जातियों में, वो ठीक तरीके से प्रॉपरली प्लेस हुई, हमारी चिंता है। भारतीय जीवन और जगत में सृष्टि के साथ शुभ और अशुभ, विश्व और अमृत दोनों उत्पन्न होते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ किसी भी एंटिटी को, किसी भी गुण या दुर्गुण को
समाप्त करने की अपेक्षा उसको प्रॉपरली प्लेस करने की चिंता की गई है। इसलिए हमारे यहाँ चौर शास्त्र भी है कि सृष्टि के साथ चौर वृत्ति भी होगी, तो उसको भी प्रॉपरली आपको रेगुलेट करना है। वेश्याओं के लिए भी निर्देश है, सन्यासियों के लिए भी निर्देश है। तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी संसार में व्याप्त होगी, उसमें से हम किसी का शमन नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम प्रॉपरली प्लेस कैसे करें, ये हमारे लिए मुख्य चिंता है। और इसी संदर्भ में हमको ये जो जाति की व्यवस्था है और उसका जो सोपान क्रम है उसको देखना चाहिए। वो एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, एक टोटल व्यवस्था का भाग है। उनके बीच में और हमारे बीच में किसी प्रकार के घृणा या अनावश्यक ऊंच नीच का संबंध नहीं है, लेकिन व्यवस्था को बनाने के लिए आपको इस प्रकार के डिकोरम्स, आपको इस प्रकार के प्रोटोकॉल बनाने पड़ते हैं। मॉडर्न स्टेट सिस्टम भी इस प्रकार के प्रोटोकॉल मेंटेन करता है। आप ये सभा कर रहे हैं तो इस सभा का भी अपना एक विशेष प्रकार का प्रोटोकॉल है। अपनी अपनी मनमर्जी से यहां पर कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे हमारे यहाँ सृष्टि विद्या है, उस सृष्टि विद्या के साथ हमारे अपने इंडिविजुअल का, अपनी सोसाइटी का, अपनी पॉलिटी का, अपने इंस्टीट्यूशंस का क्या संबंध है। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी आर नॉट द हर्डल्स इन द वे ऑफ आवर प्रोग्रेस, बट दे आर हेजेस टू शो द वे। वो हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं अनंत तक की हमारी यात्रा का, या आत्मबोध तक की हमारी यात्रा का। और ये बात हमको शास्त्र की पद्धति में भी दिखाई देती है और लोक की पद्धति में भी दिखाई देती है। शास्त्र और लोक के बीच में भारत में एक अनिवार्य और अनन्य संबंध है। शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है और लोक शास्त्र को अभिव्यक्त करता है। अनंत कुमार स्वामी ने कहा कि जो लोक जीवन है, जो शास्त्र का मार्ग है, वो शास्त्र का मार्ग तो राजपथ है, उस पर तो शास्त्रीय साधना की जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जो संप्रदाय आधारित परंपरा है, ये उनके लिए है। लेकिन आम जनमानस के लिए भी बहुत सारे साइड वे टू एटर्निटी, बहुत सारी पगडंडियां हैं। उन पगडंडियों के माध्यम से अपनी कला या अपनी विद्या की साधना करते हुए वे भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो किसी के लिए लक्ष्य हमारे यहाँ बाधित नहीं है। जो परम लक्ष्य है जीवन का, वो सबके लिए सुलभ है, लेकिन सबको अपनी अपनी प्रकृति और अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप बताए गए अनुशासन या मर्यादा में रह करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। बस इतनी सी बात है, इसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। कुछ चीज़ें मैंने इसमें छोड़ दी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, वैसे भी ये व्याख्यान काफ़ी लंबा हो गया, तो कालातिक्रमण के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इस बात को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और पांडुरंगी जी ने हमको भी प्रेरित किया कि हम न केवल इस विषय को एक बार दोबारा से देखें, उसको सिस्टमेटिकली एक पेपर के रूप में तैयार करें, इसलिए हम आपके भी बहुत आभारी हैं। इस पेपर को मैंने आपके पास भेज दिया है, अगर आप इसको कहीं प्रकाशित कराना चाहें, यदि आप इस लायक समझें तो आप इसको प्रकाशित भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I have a question. See, I think the intellectual presentation in terms of the observations that you have made are valid enough. Okay? Today, the modern society, right, is battling with contradictions, right? And you also mentioned that it is, we are in a vicious circle where we know janami dharmam nachame pravrittihi, janami adharmam nachame nivritti. I think we are consoling ourselves in that particular trap. So therefore, what is the action item is what the society wants to see. At one end, is it my livelihood that I will see that roti kapda makan is being satisfied, or do I look at these traditional things, which is important, but it's not giving me the success. That is one part of it. Second thing, in hierarchy today, when you look at varnashrama dharma, in those days, right, varnashrama dharma was linked to the vritti also. But today, there is a lot of disparity in terms of Brahmana does not do what is Brahmana supposed to do and Kshatriya supposed to. So how do you answer or how do you approach these questions? देखिए, ये बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आधुनिकता के द्वारा जो पैदा किए गए प्रश्न हैं, ये बात मैं कल भी कह रहा था किसी संदर्भ में, और परंपरा के अंदर के जो प्रश्न हैं,
परंपरा के प्रश्नों का उत्तर आप आधुनिक संदर्भ में नहीं दे सकते और आधुनिकता के प्रश्नों का समाधान आप पारंपरिक संदर्भ में नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग वर्ल्ड व्यू हैं और दोनों अलग अलग वर्ल्ड व्यू के साथ दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में आपने कहा, ये जो अनास्था पैदा हुई है, ये वर्णाश्रम धर्म के अस्त व्यस्त होने के कारण ही पैदा हुई है और इसके लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार वर्ग है वो ब्राह्मण वर्ग ही है। वो हमारा ही आचरण इस प्रकार से स्खलित हो गया कि दूसरों को भी ये लगने लगा कि जब ये इस तरीके से रह सकते हैं और इतनी रेस्पेक्ट को ये क्लेम कर सकते हैं, तो फिर हम भी इस तरीके से रह करके ये रेस्पेक्ट हम क्यों नहीं क्लेम कर सकते। एक लैटिन का फ्रेज है इसमें है, मैं उसको नहीं आपके सामने रख पाया। करप्शियो ऑप्टिमा पेसिमी, करप्शन ऑफ द बेस्ट इज द वर्स्ट। जो हाईएस्ट एंड पर है उसमें यदि किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो वो पूरे समाज को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो ये तो जो समस्या है वो वर्णाश्रम धर्म के अस्तव्यस्त होने के कारण है और उसके सबसे बड़े जो कारण है वो ब्राह्मणों का अपने धर्म से च्युत होना है, नंबर 1। दूसरा जो आपने जो पहले प्रश्न किया कि हम रोजी रोटी का प्रश्न देखें या परंपरागत व्यवस्था में रहने का प्रश्न देखें, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक विचार कीजिए। और गांधी ने इस प्रश्न पर 1909 में विचार किया। केवल इस दृष्टि से मैं गांधी की बात कर रहा हूं, कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं। और वो कहते हैं कि ये जो आधुनिक सभ्यता जिस तरफ और जिस गति से आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप अपने को थोड़ा सा भी इस सभ्यता से किनारे रख करके देखें तो ये सीधे सीधे आपको पतन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और आधुनिक सभ्यता को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को इसे 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी कहते हैं। ये अभी जो चीजें हमको रोटी कपड़ा और मकान के रूप में या आजीविका के रूप में आधुनिकता के 100 साल के प्रयासों के स्वरूप प्राप्त हुई हैं या आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण प्राप्त हुई हैं, ये सब इस समय आप देखिए, थोड़ा सा भी अगर आप अपनी दृष्टि को विस्तृत करके देखिए, ये सब संकट में आ गए हैं। आजीविका का प्रश्न इसमें सभ्यता के इतिहास में सबसे गंभीर प्रश्न है और इसलिए हमको लग रहा है कि अगर आजीविका की संभावना ये थोड़ी सी है तो हमारे सारे बच्चे जो उसी थोड़े से प्रयास के लिए तमाम कंपटीशन और पढ़ाई और कट थ्रॉट कंपटीशन, यहां तक आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान की जो सुविधा थी या रोटी कपड़ा मकान को लेकर के जो निश्चिंतता थी, वो आज से 100 साल के पहले जितनी थी वो आज नहीं है। हम केवल अपने कमाने को, अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने रोटी कपड़ा मकान की चिंता को लेकर के 24 घंटे और वर्ष पर्यंत अहर्निश परेशान रहते हैं। और आधुनिकता ये तो इस बात को, इस सभ्यता की गति को जो लोग देख रहे हैं, इसकी प्रकृति को समझ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट देख लिया है कि अब तो इसमें अगर हम कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते तो ये तो अब आपको आजीविका भी नहीं दे सकते। या आप लोग ये गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को छोड़ दीजिए, ये जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन से पढ़े हुए जो 90% स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनकी कोई एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, वो किसी एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है। और ये जो मॉडर्निटी जिस तरीके के बहुत ही कन्फाइंड एक एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस कर रही है, उतने कन्फाइनमेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आप किसी को रोजगार दे ही नहीं सकते। इसलिए रोजगार का सबसे बड़ा संकट तो इस समय है, न क्यों पहले था। और रोजगार तो पहले संकट था नहीं, जब तक कुलवृत्ति हमारी थी तो उस कुलवृत्ति के बारे में हमको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी, उसके लिए तो कोई बहुत ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं थी, वो तो हमको अपनी पारिवारिक परंपरा से प्राप्त हो रही थी। और धन उपार्जित करना या अपने जीवन के लिए आजीविका का प्रबंध करना वो तो बड़ा स्वाभाविक था और वो अभी समय हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। तो ऐसा ही हमको लग रहा है कि ये जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, इससे हमको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान मिलने के भी संकट सीधे सीधे दुनिया में लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था और इस प्रकार के सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो मनुष्य का जीना ही दुर्भर है। नंबर 1, इस प्रकार की सुविधा और इस प्रकार के रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए आपने इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरे विश्व के पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई है वो क्षति इरिपेरेबल है। चीन ने अपने विकास की, जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी पीछे छोड़ देना चाहते हैं, अपने विकास की कितनी बड़ी पर्यावरणीय लागत की है, कितनी बड़ी इन्वायरमेंटल कॉस्ट उसने अदा की है और कितनी बड़ी सोशल कॉस्ट उसने अदा की है, ये चीन जाने वाले लोगों से आप पूछिए। चीन में जो सोशल फेथ है, जो सामाजिक विश्वास है, वो इतना दरक चुका है, इतना खत्म हो चुका है कि 2/3 बच्चों के फादर अपने बच्चों का DNA टेस्ट करा रहे हैं। ये चीन के हालात है।
ये तो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। बाकी उसने इन्वायरमेंट की कितनी कॉस्ट ली ये हम लोग समझ सकते हैं। अमेरिका को अमेरिका बनाने में अमेजन बेसिन और कॉन्गो बेसिन और ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जंगलों को और वहां के लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसको हम लोग आकलन कर सकते हैं। हम रोटी कपड़ा और मकान की आधुनिक तरीके से जो अपनी समस्या को सुलझाने निकले हैं, और हमारा जो मानक अमेरिका बना हुआ है, एक औसत अमेरिकी नागरिक के बराबर यदि हम पूरी दुनिया के लोगों को बनाना चाहें तो उसके लिए 5 पृथ्वियों के बराबर संसाधन की आवश्यकता है। 5 पृथ्वियों के बराबर। तो उनके पास तो तीसरी दुनिया के देश थे, उनके पास साउथ अमेरिका था, उनके पास साउथ अफ्रीका था, उन्होंने अपने को बना लिया। हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं। और उसके बावजूद अमेरिका में जो सोशल सिक्योरिटी है वो सवाल इतना बड़ा है कि उस सोशल सिक्योरिटी के खर्चे को मीट आउट करने के लिए आप देखिए लगभग हर डिकेड में अमेरिका दुनिया में कोई ना कोई लड़ाई करता रहता है या करवाता रहता है, जिससे उसका जो ट्रेड ऑफ वेपन है वो चलता रहे, उसका जो ट्रेड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो चलता रहे, लोगों के अंदर मौत का भय पैदा करके उसका जो ट्रेड ऑफ इंश्योरेंस है वो चलता रहे। और यूरोप जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, जब इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि उसका सूर्य कहीं डूबता ही नहीं था, वो यूरोप आज किस तरीके का महाद्वीप बना हुआ है। वो लाचार बच्चों का, बेसहारा बच्चों का, लाचार बूढ़े लोगों का, तलाकशुदा परिवारों का महाद्वीप बना हुआ है। और यूरोप के बारे में तो सभी लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा संकट यूरोप पर आ जाएगा तो यूरोप उसको फेस करने की स्थिति में नहीं है। और कोविड काल में तो सभी लोगों ने इस बात को कहा कि चाहे जितनी हमारी खराब स्थिति हो, लेकिन जो एशियन वे ऑफ लाइफ है या जो एशियन मोड ऑफ लाइफ है वो ज्यादा उसका प्रतिकार करने में सक्षम रही। तो इस मोड ऑफ डेवलपमेंट से यदि हम समझ रहे हैं कि हमारे रोटी कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान कर लेगा, तो एक तो उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, और दूसरी यदि उस प्रकार की सामर्थ्य हमने आर्टिफिशियली जनरेट करने की कोशिश की तो उसकी बड़ी इन्वायरमेंटल कॉस्ट, उसकी बड़ी सोशल कॉस्ट हमको अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको एक वाइडर सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। पुरानी व्यवस्था को जैसे हमने आपको कहा वो हम नए सेटअप में लागू नहीं कर सकते, उसके अपने कॉन्ट्राडिक्शन से एक प्रकार के विचार को एक ही प्रकार की व्यवस्था में लागू किया जा सकता है। इसलिए हमारे सामने इस समय जो विकल्प है वो व्यवस्थाओं के चयन का है। वो जो महाभारत में जब दोनों सेनाएं सामने आ जाती हैं और युधिष्ठिर ये घोषणा करते हैं कि अगर कोई उधर है जो धर्म के साथ है तो हमारी तरफ आ जाए, और हमारी तरफ कोई है जो अधर्म के साथ है तो अभी भी उधर चला जाए। ये जो धर्म और अधर्म के बीच की लाइन है, लाइन खींचनी पड़ेगी। और आनंद कुमार स्वामी ये कहते हैं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट दिस वॉर अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिज्म विल बी won or not. Our concern should be this, that we always stand in the right of justice. तो पहली बात यह है कि इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हमारी हो जानी चाहिए। जो हमारे सवाल हैं, जो सिविलाइजेशनल सवाल हैं, उन सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल सवालों के बारे में सबसे पहले हमारी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हो जानी चाहिए। जब इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो हम जहां हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमारी प्रायोरिटीज केवल बदल जाती हैं कि हम एक मॉडर्न सिस्टम को ही पसंद करते हैं और उसमें एक फैशनेबल तरीके से हम कुछ ट्रेडिशनल कोई प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि हम इस मॉडर्न सिस्टम में रहते हुए भी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ के लिए एक कन्विक्शन के साथ, एक आस्था के साथ अगर हम कोई मार्ग तलाश रहे हैं तो उसका एक अलग प्रकार का प्रभाव होगा। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा अट्रैक्शन किसके प्रति है। अगर ये केवल प्रायोरिटी भी अगर हमारी चेंज हो जाएंगी और वो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी अगर हमारे विद्यार्थियों में, हमारे स्टूडेंट्स में आ गई, तो हम जहां भी हैं, जितना जैसा भी करेंगे, हम कुछ बेहतर दुनिया के लिए ही करेंगे। धन्यवाद।